बॉटम लाइन इज, मेरे या कोई न्यूज़पेपर वाले के बोलने या समझने से कुछ नहीं होता है। 16 तारीख को जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा, एडवांस सारी क्लैरिफिकेशन हो जाएगा कि एज अटेम्प्ट में क्या किया, ऑप्शनल निकाला, सिलेबस चेंज किया, ये 33%, तो ये क्या मैटर है, राइट। तो तब तक आप अपनी तरफ से जीएस की तैयारी चालू रखो, ये रोज रोज इसमें टाइम वेस्ट मत करो। बाकी दो बातें, सेकंड जो फादर वाले बोलते हैं, पसंद हो या ना हो, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी आपको। जीएस के 4 पेपर मान लो कि हटा के वो पोकीमॉन, निंजा, हथौड़ी, छोटा भीम और इसके जीवन चरित्र पे पूछने लगे तो भी क्या अपना आईएएस बनने का सपना छोड़ दोगे? नहीं, राइट। सो द थिंग इज, जब पता चल गया है कि ओके जीएस ये अपना एप्टीट्यूड क्वालिफाइंग है, जीएस में तैयारी करनी है, तो हाँ तैयारी करनी है, मतलब पहले से ज्यादा करनी पड़ेगी, राइट। 7 से 10 एनसीईआरटी करते तो 11-12 भी जमकर तैयार करोगे आप। इंडिया ईयर बुक पहले वो थोड़ा रिसीडिंग वाटर थे, तो वापस उसमें से भी बराबर तैयारी करनी है। असिस्टेंट कमांडर मतलब सीएपीएफ और कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, इनके जो पेपर चल रहे हैं वो भी आप देखेंगे उस हिसाब से। ओके, जियोग्राफी में ये पैटर्न चल रहा है, पॉलिटी में इससे बाहर यहाँ तक सवाल आए, तो वो तैयारी आप करते रहेंगे। एंड लास्टली, जो अनिल कपूर ने बोला है कि टाइम होता नहीं है, टाइम निकालना पड़ता है। टाइम आप कैसे निकालोगे? इस प्रकार की जो भी चर्चा चल रही हो मेरी साइड पे, दूसरों की साइड पे, फोरम पे, तो उसमें आप अपने टिप्पणियां मत रखो, राइट। क्योंकि फिर आपको इच्छा होगी कि मेरी बात पे दूसरों ने लाइक किया कि नहीं, क्या जवाब है? पिछले लेक्चर में मैंने बोला था कि ऐसा कोई एक्सचेंज रेट हो ही नहीं सकता जिसपे इंपोर्टर और एक्सपोर्टर दोनों राजी हो जाए। सेम वे सीसेट पैटर्न चेन पे आप ऐसा कुछ लिख ही नहीं सकते जिसपे हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, इंजीनियर, नॉन इंजीनियर सभी लोग राजी हो जाए। तो फिर 1 घंटे बाद जब आप पेज चेक करोगे वापस, तो किसी ने आपके खिलाफ लिखा होगा, फिर आप जवाब दोगे, लाइक दैट एंटायर डे इज वेस्टेड। उसी प्रकार फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप, ये सब, इनसे आप बचिए, टाइम पूरा यहाँ पर लगा दीजिए। ठीक है, अब वापस आते हैं। अब तक दिल्ली के अफवाह बाजार में ये बात नहीं चली कि जनरल स्टडी में से इकोनॉमी निकाल देंगे। तो ठीक है, थोड़ा पढ़ लेते हैं। अब तक की अपनी चर्चा में फिजल पॉलिसी, बजट, टैक्सेशन, एफआरबीएम, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स देख लिया। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, इन्फ्लेशन, वो सारे एंगल देख लिए। लास्ट टाइम इंटरनेशनल ट्रेड वाला पिलर भी खत्म कर लिया कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015 और उसके बाद ये चीन वालों ने कैसे अपना रिजर्व बनाया है, गिफ्ट सिटी, वो सारी बातें करी। आज नई पिलर पे चर्चा करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर सबसे पहले ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें रोड, रेलवेज, एविएशन एंड शिपिंग, उसकी बात करेंगे। ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद माइनिंग एंड कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां पर ये माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन बिल, फिर कोल माइनिंग स्पेशल प्रोविजन बिल, उसके क्या फीचर, फायदे, नुकसान, वो देखेंगे। और समय बचा तो स्पेक्ट्रम वाला मैटर भी कवर करें। ये सारी बातें ज्यादातर प्रीलिम में कम और मुख्य परीक्षा के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, पर्टिकुलर इन द मेंस पेपर 3, कि वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे एनर्जी, पोर्ट, रोड, एयरपोर्ट, रेलवे, वो सारी बातें, और इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मॉडल की कुछ चर्चा करनी पड़ेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर में नई बात क्या आई बजट 2015 में? हमको आजादी मिली थी 1947, तो 2022 में अपने 75 इयर्स कंप्लीट होंगे। तब केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलके कुछ काम खत्म कर देंगे, 6 प्रकार के काम खत्म करेंगे, और इसे नाम दिया गया है अमृत महोत्सव 2022। पहला काम, सभी के लिए मकान। तो ये मकान कितने बनाओगे आप? अर्बन एरिया में 2 करोड़ और रूरल एरिया में 4 करोड़। नेक्स्ट थिंग, 24/7 सबको बिजली, पानी, रोड, टॉयलेट, इलेक्ट्रिसिटी, मेडिसिनल केयर, ये सारी चीजें दी जाएंगी। थर्ड, हर एक कुटुंब में एक व्यक्ति को रोजगार दिया जाएगा। अब ये कैसे? वापस याद करो, वो स्किल इंडिया एंड मेक इन इंडिया मिशन की मदद से। तो पहले ये 3 पिलर। आगे वाले 3, एजुकेशन सेक्टर में विद इन 5 किलोमीटर ऑफ डिस्टेंस एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोला जाएगा। आप शब्द पे फोकस करो, प्राइमरी स्कूल नहीं खोलेंगे, सीनियर सेकेंडरी हाई स्कूल खोलेंगे। क्यों? एज पिरामिड आपको पता होगा, एज पिरामिड हमेशा सेम नहीं रहता, हर 5-5 साल पे थोड़ा थोड़ा बदलाव आता जाएगा, राइट। अभी के लिए हम बोलते हैं कि भाई यूनिवर्सल एनरोलमेंट कर लिया, तो सभी बच्चे अगर प्राइमरी स्कूल में है, आगे 3-5 सालों में वो सारे फिर आ जाएंगे हाई स्कूल में, तो उस वक्त ये करना पड़ेगा। सेम वे उसके 5 साल बाद अगर फिर अमृत महोत्सव करना हो, तो ये टारगेट बदल के बोलेंगे कि हर 5 किलोमीटर में एक इंजीनियरिंग कॉलेज खोलना है। वो तो अचीव कर ही लिया है, तो तकलीफ नहीं। एग्रीकल्चर में आप क्या करोगे? इरिगेशन पे फोकस रहेगा इनका, और
वैल्यू एडिशन फूड प्रोसेसिंग कराएंगे। और उसके क्या एंगल थे वो हम पहले बात कर चुके हैं कि एग्रीकल्चर यूनिट बढ़ाने के लिए क्या करना है, पोस्ट प्रोडक्शन में नीचे क्या करना है। और लास्ट पिलर आईटी सेक्टर में सभी को इंटरनेट की व्यवस्था, और इसके लिए नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, उसके अंतर्गत 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को इंटरनेट से जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो ये मतलब कुछ ना कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के ये इनका टारगेट बना के रखा है। सवाल इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों बनाना चाहिए? जैसे जैसे आबादी बढ़ती है या देश का ग्रोथ रेट बढ़ता है तो इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड भी बढ़ती जाती है। कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर? एक तो ट्रांसपोर्ट का, एनर्जी का, कम्युनिकेशन का। अगर ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार प्रोवाइड करने में नाकाम रहे तो फिर जीडीपी बोटलनेक आ जाएगा। अब ये कैसे? मान लो कोयला का बहुत उत्पादन हो गया बट रेल नेटवर्क इज पुअर, तो वो जल्दी से स्टील कंपनी में जा नहीं पाएगा और ज्यादा स्टील का उत्पादन हो नहीं पाएगा। सेम वे पॉवर्टी को बढ़ाएगा कैसे? एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही है तो बच्चे घर पे लाइट नहीं है, पढ़ाई कैसे करेंगे? सभी प्रकार की शिक्षा है, स्वास्थ्य है, वो सारी एसेंशियल सर्विसेज दे विल गेट एक्सपेंसिव। तो मतलब ये सब ना हो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पे जोर देना पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में सरकार की क्या भूमिका होनी चाहिए? सबसे पहला प्लानिंग करना है, दूसरा कॉन्ट्रैक्टिंग एंड थर्ड इज रेगुलेटिंग। प्लानिंग क्यों? ताकि सभी क्षेत्रों का समान रूप से विकास हो सके। केवल अमेठी, रायबरेली या वाराणसी का विकास नहीं करना, पूरे देश का। अदरवाइज रीजनल इम्बैलेंस विल लीड टू सेसेशनिस्ट मूवमेंट इन नॉर्थ ईस्ट, नीचे साउथ इंडिया में भी, और पूरा ये अपना रेड कॉरिडोर माओइस्ट समस्या। तो प्लानिंग और इक्वल रीजनल डेवलपमेंट ये सरकार की पहली भूमिका। दूसरा, ठीक है प्लान कर लिया, हर एक जगह रेल रोड नेटवर्क बनाना है, तो क्या सारा काम सरकार खुद करना चाहिए? जवाब है ना। क्यों? क्योंकि सरकारी ऑर्गेनाइजेशन आएगा तो एक तो वो इनएफिशिएंट रहेगा, दूसरा अगर सरकार सारे पैसे अपनी जेब से निकालेगी तो अपना फिजिकल डेफिसिट बढ़ जाएगा, और वो डेफिसिट बढ़ने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं हम पहले भी देख चुके हैं। तो मतलब हाँ, प्लान तो करना है बट सारा इंफ्रास्ट्रक्चर खुद ने डेवलप नहीं करना है, आउटसोर्स करके, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करके आपने ये काम करवाना है। और जब इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाए, फॉर एग्जाम्पल एयरपोर्ट बन गया, हाईवे बन गया, तो उसका रेगुलेशन करना है टू प्रिवेंट द मार्केट फेलियर्स एंड मोनोपोलीज। ये क्या चीज है अभी आगे स्लाइड में बात करेंगे। तो मतलब अब जब भी मुख्य परीक्षा निबंध में कुछ लिखो तो ये नहीं कि इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार ने खुद बनाना है, ये रोल उन्होंने ढंग से अदा करने हैं। अब बात शुरू करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। तो वहां पर ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे पहले हम देखेंगे। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें स्टॉल प्रोजेक्ट की क्या समस्या है, पीपीपी के अंदर क्या सुधार लाने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस आप कैसे लाओगे, सर्वे बजट का इस पे क्या बोलना है, पहला एंगल। दूसरा हम देखेंगे रेलवे। तो रेलवे के अंदर रेल बजट 2015 विवेक देबरॉय कमेटी बनी थी, उसने क्या रिफॉर्म सुझाए, और सर्वे वाले बोलते हैं कि यहाँ पर पब्लिक इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने की आवश्यकता है, तो वो क्या एंगल बन रहा है वो देखेंगे। उसके बाद एविएशन एंड शिपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इनकी अभी क्या चैलेंजेस है, पॉलिसी रिफॉर्म में क्या आवश्यकता है, वो थोड़ा मैटर देखेंगे। सबसे पहले ये अपना रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। सेल्फ स्टडी में आपने कुछ इंडिया ईयरबुक 2015 से पढ़ लेना है, उसका चैप्टर है 26 ट्रांसपोर्ट। वहां पर ये मैंने कुछ पेज नंबर और वहां पर क्या टॉपिक पढ़ना है लिख दिया है कि हाईवे डेवलपमेंट के लिए 3 संस्था है, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट अथॉरिटी, फिर पीडब्ल्यूडी और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो इनका ऊपर कौन सा मंत्रालय है, इनके क्या जुरिस्डिक्शन है वो आप देखिएगा। देन नेशनल हाईवे डेवलपमेंट, उसके जो फेज चले, एक एक आंकड़े और इतने किलोमीटर बनाए वो नहीं, बट ओवरऑल ट्रेंड आपको पता होना चाहिए कि भाई हाँ, शुरुआती फेज में सरकार खुद हाईवे डेवलप करती है। आज का ट्रेंड ये है कि कॉन्ट्रैक्टिंग आउट करके बीबीबी बना के वो काम चल रहा है। देन एक फंड है सेंट्रल रोड फंड, तो इसको कौन से सेस से पैसा मिलता है और कौन से काम में ये इसका यूज करते हैं, दैट टाइप ऑफ एमसीक्यू, तो ये आप देख लीजिएगा। आगे रोड के अंदर एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं, उसको कम करने से अपना जीडीपी बच सकता है, लोगों का जीवन बच सकता है, तो रोड सेफ्टी बिल की बात चल रही है। इस आर्टिकल लिंक पे आपको वो क्या उसके प्रोविजन है, क्यों विरोध हो रहा है, वो मिल जाएगा। देन वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर्स, ऊपर हम देखें तो अमृतसर कोलकाता वाला, तो ये कौन कौन से राज्यों से जा रहा है और उसको पूरा केंद्र सरकार फाइनेंस कर रही है। देन दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ये कौन से राज्यों से पास होगा, इसको जापान वाले फाइनेंस कर रहे हैं। उसके नीचे ये मुंबई टू बेंगलुरु कॉरिडोर, उसे ब्रिटेन फाइनेंस कर रहा है, और अंत में ये बेंगलुरु टू चेन्नई कॉरिडोर, उसको जापान फाइनेंस कर रहा है। तो ये सारे कॉरिडोर एक तो कहाँ कहाँ कौन से राज्यों से कट होके जाएंगे और कौन सी विदेशी सरकार मदद करे, दैट टाइप ऑफ एमसीक्यू परेशान कर सकते हैं। तो इस आर्टिकल लिंक पे देख लीजिएगा और मैप ये याद कर लेना। देन इंडिया ईयरबुक के ये 492 पेज, मेरे ख्याल से इंडस्ट्री वाला पेज है, वहां पर और थोड़े और रिफाइन पॉइंट मिल जाएंगे मुख्य परीक्षा के लिए, वो आप देख लीजिएगा। आगे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल और डायमंड क्वाड्रिलेटर, तो इनके बीच में क्या अंतर है, कौन सा पहले शुरू हुआ, कौन सा हाईवे के लिए है, कौन सा
रेलवे के लिए है, कौन कौन से इलाकों से पास होगा, एमसीक्यू के लिए आप देख लीजिएगा ये टेबल। देन नेशनल हाईवे अथॉरिटी, उसकी क्या फंक्शन है, अलग अलग प्रकार के रोड, नेशनल हाईवे क्या है, एक्सप्रेस हाईवे क्या, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, विलेज रोड, तो ये कौन सा केंद्र सरकार जिम्मेदार है, राज्य सरकार, और कहां से कहां को जोड़ते हैं, ये टेबल आप देख लीजिएगा फॉर द पर्पज ऑफ एमसीक्यूज। तो मतलब जो कुछ आपने सेल्फ स्टडी में देख लेना है वो मैंने बता दिया, वो बात खत्म। अब आगे बढ़ते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में ये बोला जाता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक, पॉलिसी पैरालिसिस, स्टॉल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स, तो ये क्या है, जरा एक केस स्टडी से समझने की कोशिश करते हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन एयरपोर्ट डेवलपमेंट, दो टाइप के कॉन्ट्रैक्ट बन सकते हैं। मतलब एक तो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट जहां पर कुछ भी नहीं है और आप एकदम पेड़ी पे एक नया शुरू करो, तो अपना हैदराबाद का जीएमआर एयरपोर्ट बनाया गया, दिस इज वन टाइप ऑफ क्या, ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट। और दूसरा बोलते हैं ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट, मतलब वहां पहले से ही कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है एंड यू हैव टू रिस्ट्रक्चर इट, यू हैव टू रीबिल्ड इट, देन इट इज कॉल्ड ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट। दिल्ली और मुंबई के एयरपोर्ट का जो डेवलपमेंट हुआ, वी कैन से वो ब्राउनफील्ड वाला एग्जांपल था। हम फोकस करेंगे यहाँ ये ग्रीनफील्ड जीएमआर। ये जीएमआर हैदराबाद एयरपोर्ट बनाया गया, उसका नाम है जीएमआर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड। ये एक प्रकार का जॉइंट वेंचर या स्पेशल पर्पस व्हीकल टाइप की कंपनी है। सवाल कंपनी है तो इसके ऊपर कौन है इनके माई बाप, दो माई बाप है, एक तो प्राइवेट सेक्टर जिन्होंने 74% कंट्रीब्यूट किया, दूसरा पब्लिक सेक्टर 26% कंट्रीब्यूट किया। और प्राइवेट में के अंदर भी जीएमआर वाले और मलेशिया की कोई इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, ये दोनों लोग पैसा लेके आए, 74% इनकम है। स्वाभाविक है ये लोग पैसा लेके आए हैं तो इन्होंने बैक एंड में कहां से पैसा जमा किया होगा। कोई भी कंपनी शुरू करनी है, एक्सपांड करनी है, कैपिटल जमा करना है, ओनली टू वेज, राइट, इक्विटी फाइनेंस या डेब्ट फाइनेंस। ज्यादातर ये प्राइवेट वाले डेब्ट फाइनेंस से पैसा लेके आए थे और वो कैसे नुकसान करके आगे हम देखेंगे। तो मतलब प्राइवेट का ये, पब्लिक सेक्टर के अंदर उनका 26% पार्टिसिपेशन, वहां केंद्र सरकार का 13 और आंध्र सरकार का 13%, तो 13 26 होगा। ठीक, अब ऐसा करके ये जो कंपनी अपनी बनी, ये इस हैदराबाद एयरपोर्ट को डेवलप करेगी और मॉडल बना गया बूट मॉडल, मतलब बिल्ड, ओन, ऑपरेट एंड ट्रांसफर। पहले ये कंपनी इसको बनाएगी, सारी सुविधाएं, ये इसको मालिक की तरह चलाएगी, तब तक चलाएगी जब तक इनका जो भी पैसा उन्होंने डाला है वो सारा इंटरेस्ट के साथ रिकवर नहीं हो जाएगा, एंड अल्टीमेटली उसे ट्रांसफर कर दिया जाएगा ये प्राइवेट से पब्लिक वाली संस्था को। तो ये हुआ अपना बूट मॉडल। उसी प्रकार बीओटी मॉडल, ये ईपीजी, वो सारा मेंस के लेक्चर में हम बात करेंगे। खैर, अब ये जो संस्था बनी, प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन है पब्लिक सेक्टर का, दैट्स व्हाई वी कॉल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो ये दोनों पार्टिसिपेंट या स्टेक होल्डर का क्या रोल रहता है एयरपोर्ट डेवलपमेंट में। सबसे पहले गवर्नमेंट साइड 26% जो है, ये लोग टैक्स इंपोज करेंगे, राइट, सर्विस एयरपोर्ट में जो भी सुविधा मिले तो सर्विस टैक्स लगेगा, कोई सामान आ रहा है जा रहा है उस पर कस्टम ड्यूटी लगेगी, और वो कस्टम चेकिंग करने के लिए अफसर भी ये लोग खुद रखेंगे। एयरपोर्ट में आपको जो जो सुविधाएं दी जा रही है उस पर आपसे यूजर फी ली, तो वो कितना होना चाहिए ये दाम भी ये लोग तय करेंगे। सिक्योरिटी की व्यवस्था भी ये लोग तय करेंगे, लेकिन अपनी जेब से पैसा निकाल के नहीं, वो पैसेंजर से रिकवर किया जाएगा। ये सीआईएसएफ वाले प्लाटून वहां पे लगा दिया है, प्रति पैसेंजर 130 रुपए सिक्योरिटी के नाम पे अलग से लिए जाते हैं। आगे अलग अलग सरकारी संस्थान इस एयरपोर्ट को चालू करने के लिए मंजूरी देंगे। फॉर एग्जांपल डीजीसी है तो वो लाइसेंस देगा, देन एविएशन मिनिस्ट्री, वो सारे लोग। तो मतलब पब्लिक साइड उनकी ये कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी या पावर होंगी। प्राइवेट साइड क्या करेगी, दे विल बिल्ड एंड मेंटेन द एयरपोर्ट, और दूसरी एंशियलरी सर्विस, पीने का पानी चाहिए, सीवेज, सैनिटेशन, राइट, प्लेन आ रहे तो उनकी रिफ्यूलिंग, सर्विसिंग की सुविधा, लोगों की टैक्सी वगैरह आ रही तो पार्किंग की सुविधा। फिर ये यहाँ सरकार ने जो यूजर फी तय की इतने रुपए, वो सारा कलेक्शन का काम कौन करेंगे, ये प्राइवेट साइड वाले करेंगे। सिक्योरिटी का काम सरकार देख रही है, राइट, बट उसके लिए जो भी एक्सरे मशीन, सीसीटीवी, पूरा सिस्टम खरीदना है वो प्राइवेट साइड देखेगी। और स्टेट गेस्ट को वीआईपी लॉन्च में एंटरटेन किया जाएगा, फॉर एग्जांपल रॉबर्ट वाड्रा। अब ये अपने दिमाग से मैंने जोक नहीं जोड़ा है, एक्चुअली ये जीएमआर का पीपीपी कॉन्ट्रैक्ट वो की स्टडी के नाम पे वर्ल्ड बैंक की साइट पे रखा गया, तो मैंने वो पढ़ा, उसमें ये भी लिखा है प्रोविजन कि पब्लिक साइड के ये वाली चीजें और प्राइवेट साइड में ये वाला मैटर भी रखा है, दैट दे विल हैव टू एंटरटेन द स्टेट गेस्ट इन वीआईपी लॉन्च। खैर, तो मतलब हाँ, ऐसा कुछ पीपीपी कॉन्ट्रैक्ट होता है, दो तरफ से लोगों ने पैसा दिया है, अपनी अपनी जिम्मेदारी निभा के बिल्ड, ओन, ऑपरेट, ट्रांसफर कुछ करेंगे। अब सवाल कि एयरपोर्ट डेवलपमेंट करना, इट इज वेरी डिफिकल्ट
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है। क्यों नहीं है? अलग अलग प्रकार की क्लियरेंस चाहिए। सबसे पहले तो कैबिनेट से ही अप्रूवल लेना पड़ेगा, ताकि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में अमेंडमेंट करके वो नया शेड्यूल में लिखा जाए कि ये वाला एयरपोर्ट है। सेकंड, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री से आपको परवानगी लेनी है, डीजीसीए से परवानगी लेनी है, डिफेंस मिनिस्ट्री से भी परवानगी लेनी है, इसके लिए कि आपके फाइटर प्लेन उनका ये एयर स्पेस और ये रूट हम इसको इस प्रकार से मेंटेन करेंगे ताकि आपको कोई भी असुविधा ना हो। देन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री से परमिशन कि हम पेड़ काट रहे हैं तो अलग जगह लगाएंगे। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सप्लोसिव से भी, क्यों, ये लोग एविएशन टर्बाइन फ्यूल स्टोर कर रहे हैं तो वहां पर कोई दुर्घटना ना हो पाए, एनओसी लेना पड़ता है। प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से ये याद रखना है कि डिपार्टमेंट ऑफ एक्सप्लोसिव तो ये किसका, इनका साहब कौन होगा? तुक्केबाजी में लगेगा कि डिफेंस मिनिस्ट्री या होम मिनिस्ट्री। आंसर इज कॉमर्स मिनिस्ट्री। एंड लास्टली फाइनेंस मिनिस्ट्री से भी परवानगी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो भी सामान आ रहा है जा रहा है उस पर कस्टम ड्यूटी लगती है, तो उनके अफसरों से वो वहां पर रहेंगे, वो एरिया डिमार्केट किया जाएगा, XYZ थिंग। तो मतलब बहुत सारे एम्पायर्स विद इन एम्पायर्स, इन सबसे आपको परवानगी लेनी है और फिर आप प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं। तो पहली समस्या, नॉट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। आगे मान लो जैसे तैसे करके सारी फाइल आपने क्लियर कर ली और एयरपोर्ट शुरू भी कर दिया, या फिर ऐसा ही कोई हाईवे का है, शिपिंग का है, XYZ थिंग, बट विश्व बाजार में मंदी आ गई कोई कारण से, तो ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी को कैसे नुकसान? स्वाभाविक है, बाहर से अब मांग कम हो गई, तो आपने अगर पोर्ट बना के रखा है वहां से माल कम जाएगा तो आपको उस पर यूजर चार्ज कम मिलेंगे। सेम वे हाईवे के मार्फत जो भी ट्रक कार्गो जा रहा है वो कमी आ गई। एयरपोर्ट से जो सैलानी आते थे जाते थे वो कमी आ गई, राइट। बैक एंड में आप अगर तुक्का मार के सोचो तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मंदी आ जाएगी, तो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम होगा। ऐसे सभी केस में अगर इसने अपना पैसा रिकवर करना है, प्रॉफिट मार्जिन सेम रखना है, तो यूजर चार्ज बढ़ाने होंगे, और यूजर चार्ज वो खुद नहीं बढ़ा सकते, उसके लिए सरकार की अनुमति चाहिए, जो जल्दी से मिली नहीं इनको। नेक्स्ट थिंग, थर्मल पावर प्लांट लगा दिया, अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट, ये सब कर दिया, बट सरकार ने पीछे कोल सप्लाई के लिए जल्दी से एनवायरमेंट क्लियरेंस दिया नहीं। इन लोगों ने बोला कि ये प्रोजेक्ट फिनिश करने के लिए जरा डेडलाइन हमको और बढ़ा के दीजिए, तो सरकार वहां पर मानी नहीं। एंड लास्टली, ये सारे मैंने बताया कि पैसा कहां से लाए होंगे, डेप या इक्विटी से, और ज्यादातर डेप फाइनेंस से लाए, बैंक और एनबीएफसी से उधारी में पैसा किया था। तो इन लोगों ने फिर बोला कि हम आपको लोन का पैसा दो, जरा रिलैक्स कीजिए, या तो ब्याज घटाइए या हर साल जितना भरना है वो टर्म आप एक्सपांड करिए। तो बैंकों ने भी लोन को रिस्ट्रक्चर नहीं किया। तो ये समस्या आने पर अल्टीमेटली स्टॉल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की मात्रा बढ़ने लगी। ये ग्राफ के जरिए सर्वे वालों ने बताया कि कितने ज्यादा हो गए ये। फिर एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी भी बताया है कि सरकारी इतने प्रोजेक्ट सॉल्व हो गए, प्राइवेट इतने, और कुल मिला के ये हुआ। कौन कौन से प्रकार के और उसके क्या कारण थे वो भी सर्वे वालों ने टेबल दिया है, आप घर पे देख लीजिएगा। कौन से राज्य में सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट सॉल्व हो गए, वेस्ट बंगाल में, फिर हिमाचल, तो ये पूरा रैंकिंग दे दिया। प्राइवेट कंपनियों के कुल मिला के 585 से ज्यादा और सरकारी निगम कंपनियों के 168 से ज्यादा हो गए, और इनके भी क्या क्या कारण है उन्होंने लिख के दे दिए। अब सवाल कि यार कोई भी आप कंपनी शुरू करोगे, प्रोजेक्ट करोगे, तो इकोनॉमी में अप्स एंड डाउन्स तो आ ही जाते हैं, तो आपने उस हिसाब से पहले से प्रिवेंटिव मेजर के साथ शुरू करना चाहिए। आपकी कंपनी खड्डे में क्यों चली गई, ये समझने के लिए हमने एक टर्म समझना पड़ेगा, ओवर लेवरेज कंपनीज। आर्किमिडीज ने बोला था कि मुझे आप एक बहुत लंबा एक स्टिक दे दीजिए एंड अ प्लेस टू स्टैंड, तो मैं पूरी पृथ्वी को हिला सकता हूँ, ये लीवर की मदद से। तो मतलब लेवरेज क्या हुआ, लीवर का यूज करने से आपको जो और शक्ति मिल गई, दैट इज लेवरेज। और अगर आप अपनी चादर से ज्यादा पैर पसार दोगे, औकात से ज्यादा जोर लगा दोगे, देन देयर विल बी ओवर लेवरेज। समझते हैं। मान लो मैं एक रिक्शा चला रहा हूं जिसपे मुझे महीने में 10,000 रुपए मिल रहे हैं। मेरी ये इच्छा है कि मुझे तो महीने लाख रुपए कमाने हैं, तो क्या करना पड़ेगा, ये एक रिक्शा और दूसरी 9 में ईएमआई के जरिए ला दूं, राइट, और फिर इसके ड्राइवर लगा दिए और वो चलाए और मुझे महीने 1-1 लाख रुपया मिलता जाए, ताकि मैं इनके लोन के हफ्ते भी चुका सकूं और मेरा ऑल दोस थिंग्स। लेकिन ऐसा करने पर मैंने अगर ये बिजनेस साइकिल और अप्स एंड डाउन्स को कंसीडर ना किया हो तो समस्या आ सकती है। मान लो अहमदाबाद में वापस दंगे हो गए, अर्थक्वेक आ गया, विदेश में ये ग्लोबल शोडाउन है इसलिए कोई घूमने ही नहीं आ रहा है, तो बिकॉज ऑफ ऑल दोस रीजन रिक्शा की यूज कम हो जाएगा और स्वाभाविक है मुझे पैसे मिलेंगे नहीं और मैं अपने लोन का पैसा भी नहीं चुका पाऊंगा। कुछ ऐसा ही इन कंपनियों के साथ हुआ है। द टर्म यूज्ड इज ओवर लेवरेज। ओवर लेवरेज तब होता है
When company borrows too much at the risk of becoming bankrupt if their business is doing poorly, जब उनका धंधा चौपट हो जाए, मतलब कमी आ जाए, तो वो ब्याज और हफ्ता ना चुका पाए, दैट इज ओवर लेवरेज। ओवर लेवरेज का पता कैसे चल सकता है? कोई भी कंपनी शुरू होती है या एक्सपांड होती है यूजिंग टू टाइप ऑफ फाइनेंसिंग, डेब्ट फाइनेंसिंग एंड इक्विटी फाइनेंसिंग। तो उसके रेशियो से आपको पता चल जाएगा कि कंपनियों क्या क्या लेवरेज है, और ज्यादातर इंडियन कंपनी के लिए डेब्ट वाला रेशियो पोर्शन हाई है। इकोनॉमिक सर्वे में एक और भी टर्म यूज किया, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। कोई भी कंपनी का अगर ये रेशियो 1 से कम मिले, लेस देन 1, तो इसका मतलब कि वो कंपनी अपनी पुरानी उधारी का ब्याज भी चुकाने में सक्षम नहीं है। और भारत की कुल मिला के 3700 से ज्यादा कंपनियां ऐसी हैं। देखिए, ऐसा तो बैंकिंग फाइनेंस में बहुत सारी टर्म डेफिनेशन आपको इन्वेस्टोपीडिया से मिल जाएगी, बट सर्वे ने ये यूज किया कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, तो हाँ वो तैयार करना पड़ेगा एमसीक्यू के लिए। तो आपको पूछ सकते हैं असर्शन रीजनिंग कॉस्ट कॉन्सिक्वेंस, फॉर एग्जांपल कि आईसीआर इज लेस देन 1, तो इसका मतलब कि वो अपना ब्याज नहीं चुका पाएगी। और फिर रीजनिंग में कुछ पूछा जाए, इट इज एन ओवर लेवरेज कंपनी इन अ पुअर बिजनेस साइकिल, ऐसा कुछ, तो ये समझ के चलना पड़ेगा। दूसरा एक टर्म यूज किया सर्वे वालों ने, डेब्ट ओवरहैंग। डेब्ट ओवरहैंग क्या है? आपका पुराना ही उधार इतना बड़ा है कि जो भी नया मुनाफा हुआ वो सारा इसकी भरपाई में चला जाएगा, और उसके चलते आप नई उधारी करने का जोखिम नहीं ले सकते, और जोखिम लेने भी जाओ तो कोई बैंक एनबीएफसी उसको अप्रूव नहीं करेगी। 80 के दशक में जापान की रियल एस्टेट कंपनियों ने भी ऐसा ही फेज देखा था। अचानक से तेजी आ गई, और फिर सिंस दे वर ओवर लेवरेज, और थोड़ी तो वो खड्डे में चला गया। और क्योंकि इन सबको ज्यादातर लोन बैंक वालों ने दिया है, तो बैंक की भी नॉन परफॉर्मिंग एसेट की समस्या बढ़ी गई। अब सवाल कि ये सब तो दिस आर द कैप्टन्स ऑफ द इंडस्ट्री, राइट? इनके तो कितने चार्टर्ड अकाउंटेंट, आईआईएम के सब एक्सपर्ट बैठे होंगे बोर्ड में, तो फिर इनसे ये गलती कैसे हो गई? प्रिकॉशन या उस हिसाब से काम क्यों नहीं किया? 4 बड़े कारण दिए गए हैं सर्वे में। फर्स्ट थिंग, ये सारी कंपनियों को ऐसा लगता था कि हम भले अभी ओवर लेवरेज होके भी ज्वाइन कर लेते हैं कोई कॉन्ट्रैक्ट, आगे चल के विश्व बाजार में वापस रिकवरी आ जाएगी, तेजी आ जाएगी, और हमारा पूरा मतलब रामराज प्रजा सुखी हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग, मैंने बताया कि अप्स एंड डाउन्स तो होते रहते हैं, बट जो बड़ी कंपनियां होगी विद डीप पॉकेट्स, दे कैन सर्वाइव। एसबीआई आप सोचो कि उसकी तो सबसे ज्यादा ब्रांच है, और कई ऐसी जगह पे होंगी जहां पर उनके लाइट बिल और फोन बिल का खर्चा ज्यादा होगा कंपेयर टू द अमाउंट दे आर गेटिंग इन डिपॉजिट्स, बट दे कैन सस्टेन। भाई, उनके जेब में बहुत सारा पैसा है। यहाँ पर ऐसी भी कंपनी आ गई जिनके पास उतना कैपिटल पीछे था नहीं, बट बिकॉज ऑफ करप्शन उन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट पास करवा लिया और वो जुड़ गए। तो स्वाभाविक है ऐसी कमजोर कंपनी ओवर लेवरेज होके आएगी, और जरा विश्व बाजार में मंदी आ जाएगी, दे विल कोलैप्स। थर्ड रीजन बोला गया, इंटरनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स इनटू मार्केट इकोनॉमी। ये समझते हैं, सब प्राइम क्राइसिस के बाद आपको पता होगा कि वो लेहमैन ब्रदर्स, बैंक ऑफ अमेरिका और दूसरे इन्वेस्टमेंट बैंकर को ओबामा सरकार ने पैसा दे के, बेल आउट पैकेज दे के वापस रेस्क्यू कर लिया। क्यों रेस्क्यू किया? क्योंकि सरकार को ये भय था कि इनको नहीं बचाए तो पूरा वॉल स्ट्रीट और उसके अंतर्गत पूरी अमेरिकन इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी, राइट? तो ऐसा ये लोग भी कुछ हेकड़ी में आ गए थे, दैट वी आर टू बिग टू फेल। अगर अपनी कंपनी पर वो पीपीपी कॉन्ट्रैक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं कर पाई तो सरकार डेडलाइन एक्सटेंड कर देगी, हमका यूजर चार्ज बढ़ा देगी, लोन में हमें कुछ सुविधा कर देगी। इस प्रकार का ये कुछ सोच के चल रहे थे। बैक एंड में इनको जिन्होंने भी फाइनेंस दिया, बैंक वालों ने, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी ने, आईपीओ यूज किया था, सामान्य सभी ने, वो भी ये सोचते थे कि वी आर ऑल्सो टू बिग टू फेल, अगर कुछ गलत हुआ तो सरकार मदद में पैसा दे देगी, XYZ थिंग। तो ये इंटरनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स इनटू मार्केट इकोनॉमी या फिर टू बिग टू फेल मेंटालिटी, ये भी नुकसान कर गई। तो पहला कि रिकवरी हो जाएगी, ये दूसरा करप्शन, थर्ड इज ये टू बी अपनी मानसिकता, और चौथा कारण था रिलक्टेंस बाय ब्यूरोक्रेट्स। आप समझो ये एयरपोर्ट का कोई प्रोजेक्ट है, हाईवे का कोई प्रोजेक्ट, तो कोई ना कोई रेगुलेटिंग संस्था है, राइट? और वहां पर भी कोई आईएएस अफसर बैठे होंगे। अब आप समझो कि प्रोजेक्ट फेल कर गया तो इस व्यक्ति के प्रमोशन, पगार, पेंशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लो किसी कारण से प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ रहा है और ये व्यक्ति जेन्युइनली कुछ रिफॉर्म की, चलो ठीक है पीपीपी कॉन्ट्रैक्ट में हम कुछ अपडेट कर लेंगे कि प्राइवेट कंपनी यूजर चार्ज इतना आप बढ़ा दीजिए, सरकार को आपने जो पैसा देना है उसमें इतनी कमी कर दीजिए, प्रोजेक्ट इस डेडलाइन में करना है तो थोड़ी और एक्सटेंड कर देते हैं, राइट? अगर ये विथ ऑनेस्ट हार्ट ये व्यक्ति ऐसा कुछ रीनेगोशिएट करेगा, फिर भी उसके सामने PIL, CAG कोई ना कोई मीडिया वाले मुद्दा बना देंगे। और जब से ये 2G स्कैम हुआ, कोल स्कैम हुआ, तो ये सभी लोग
बच के चलते हैं, फाइल पे यस भी नहीं करते, नो भी करते नहीं, दे आर रिलक्टेंट टू टेक एनी एक्शन। तो ये भी एक मुद्दा हमको परेशान कर गया। ठीक है, अब तक जो बोल बच्चन किया ये अपने को कैसे परीक्षा में मदद करेगा। मुख्य परीक्षा इंटरव्यू में सवाल, प्रॉब्लम ऑफ स्टॉल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन इंडिया इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ मार्केट फेलियर एंड रेगुलेटरी फेलियर डिस्कस। ये मार्केट और रेगुलेटरी फेलियर के चलते भारत के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट स्टॉल हो गए, ठंडे बस्ते में चले गए, इसकी आप चर्चा करिए। हाँ, तो बस अब तक जो पढ़ा उसी पहले बात करेंगे। मार्केट फेलियर, तो आप क्या बोलोगे, एक तो वो सारी ओवर लेवरेज फर्म थी, उनकी मानसिकता ये थी वी आर टू बिग टू फेल, और ये इंटरनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स इनटू इकोनॉमी, तो ये मार्केट का फेलियर है। अदरवाइज ऐसी कंपनियों को मार्केट ने ही पनिश करना चाहिए था, राइट, बाय नॉट गिविंग देम द फंड्स, तो ये मार्केट का फेलियर। रेगुलेटरी फेलियर कैसे, एज सच कोई भी पीपीपी कॉन्ट्रैक्ट या XYZ टेंडर आएगा तो सरकार किसे पसंद करती है, ऐसी कंपनी जो सबसे कम बोली लगाती है, या ऐसी कंपनी जो यूजर चार्ज में सबसे ज्यादा शेयर सरकार को देने का प्रपोजल रखती है। बैक एंड में और कुछ ये सोचते नहीं कि ये सर्विस कितनी देंगे, क्या ये ओवर लेवरेज कंपनी है, ज्यादा से ज्यादा पैर पसार है, नो, ओनली दिस पैरामीटर, लोएस्ट बीडर या हाईएस्ट शेयर। सेम वे इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट, इन्वायरमेंट क्लियरेंस, इस पे भी स्टेबल पॉलिसी सरकार की नहीं रही है, तो वो भी एक प्रकार का रेगुलेटरी फेलियर हुआ। ब्यूरोक्रेट्स दे आर रिलक्टेंट, पिछली स्लाइड में हमने देखा, कोई कंपनी अगर फेल कर गई, उसे बाहर निकलना है तो वो निकल नहीं सकते, एग्जिट मैकेनिज्म, बैंक्रप्सी कोड, ये भी पूरा, राइट, तो ये क्या है, रेगुलेटरी फेलियर है। तो मार्केट और रेगुलेटरी फेलियर के चलते इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक की समस्या अपने को आई है। समस्या देख लिया, बाहर कैसे निकलोगे। हमने देखा कि ये ओवर लेवरेज कंपनियों ने बीट कर दिया, उन्हें प्रोजेक्ट मिल गए, लेकिन फिर मार्केट में मंदी आ गई, इनको मंशा थी कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट रीनेगोशिएट हो जाएगा, वो हो नहीं पाया, बैंकों की एनपीए की समस्या बढ़ने लगी। तो इस पूरी का निदान क्या हो सकता है, ये जो भी आपने पीपीपी कॉन्ट्रैक्ट किए हैं उसको आप रीनेगोशिएट करिए, कुछ और लिख के दीजिए अंदर। तो बजट 2014 के अंदर बोला गया एक नई संस्था बनाएंगे 3P इंडिया 500 करोड़ का अलॉटमेंट के साथ, कि ये लोग इस प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट निगोशिएट करेंगे और आगे देखेंगे कि ऐसे फिर से खामी हो नहीं। लेटेस्ट अपडेट क्या है, मार्च 2015 में कैबिनेट का मीटिंग हुआ, लेकिन उन्होंने इस पे चर्चा की बट डिसीजन नहीं लिया, ऐसा बोल के कि जेटली इज आउट ऑफ टाउन। हो सकता है इनका कुछ प्लान हो कि ऐसी एक संस्था दूसरी और फिर कुछ नया बनाना है, तो आप देखते रहिएगा और स्लाइड में उस प्रकार से घर पे अपडेट कर देना। ठीक, 3P इंडिया का मुख्य मकसद क्या, कि हम अच्छे कॉन्ट्रैक्ट, फ्लेक्सिबल कॉन्ट्रैक्ट बनाए ताकि ये जो अब तक समस्याएं हुई ऐसी वापस ना हो सके। फॉर एग्जाम्पल, हाईवे बने का कॉन्ट्रैक्ट दिया तो उसमें ट्रैफिक ट्रिगर एंड री इक्विलिब्रियम डिस्काउंट इसका प्रोविजन हो, समझते हैं। मान लो किसी प्राइवेट कंपनी को प्रोजेक्ट मिल गया कि आप हाईवे बनाओ, स्वाभाविक है दिन ब दिन आबादी बढ़ेगी, गाड़ियां बढ़ेंगी, तो ट्रैफिक बढ़ने पर आपकी गाड़ी की स्पीड कम होती जाएगी। तो ट्रैफिक ट्रिगर के नाम पे कट ऑफ हो कि भाई इससे तो कम ना होना चाहिए आपकी स्पीड, और अगर हो गई तो फिर कंपनी और सरकार ने इस हाईवे को और चौड़ा कर देना चाहिए ताकि स्पीड बढ़ सके। तो ये हुआ ट्रैफिक ट्रिगर, और अगर ऐसा करने में वो लोग नाकाम रहे तो री इक्विलिब्रियम डिस्काउंट के नाम पे ये जो आप टोल पे चार्जेस ले रहे हो, मान लो पहले 100 ले रहे थे तो कम करके 80 कर दो, वाई, बिकॉज यू हैव फेल्ड टू प्रोवाइड गुड सर्विसेज, और उसके चलते धीमे ट्रैफिक में, धीमी स्पीड पे हमारा इतना पेट्रोल ज्यादा बर्बाद हुआ, देन यू हैव टू कंपेंसेट लाइक दिस। तो इस प्रकार के फ्लेक्सिबल कॉन्ट्रैक्ट कुछ बनाने का सोच सकते हैं। पैरेलल टोल की ही बात की तो इलेक्ट्रॉनिक टोल का मुद्दा देख लेते हैं। जो भी पीपीपी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह से बना है तो स्वाभाविक है कंपनी पैसा रिकवर करने के लिए टोल बूथ लगा के पैसा आपसे लेती है। पूरे भारत में ये इसके रेट एक समान नहीं है, कुछ कंपनी वाले ज्यादा चार्ज करते हैं बट ऊपर ऑडिट में और सरकार को कम दिखाते हैं। 88,000 करोड़ रुपए का साल में इस प्रकार से सरकार को जो कायदेसर से हिस्सा मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा। सेकंड थिंग, ये इनके टोल नाके पे जो लंबी लंबी कतार रहती है तो आपका डीजल पेट्रोल बर्बाद हुआ, उतना माल जल्दी से कम नहीं पहुंचा, राइट। तो इकोनॉमी में 60,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है, ऐसा IIM कैलकाटा का एक रिसर्च रिपोर्ट बोल रहा है। तो सवाल अब क्या करनी चाहिए दवाई, कोई इलेक्ट्रॉनिक मेथड से टोल टैक्स वगैरह कलेक्ट करना चाहिए। इसके लिए एक कंपनी बनाई गई, इंडियन हाईवे मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, और इलेक्ट्रॉनिकली ये टोल चार्जेस आपसे लेंगे और एक एस्क्रो अकाउंट में पूरा ऑनलाइन पैसा चला जाएगा, वहां से फिर जो कंपनी है उसको पैसा मिल गया और सरकार का हिस्सा उसको मिल गया, राइट। तो ये जो था समस्या ओवर चार्जिंग एंड अंडर रिपोर्टिंग, दैट विल बी फिक्स्ड। इलेक्ट्रॉनिक टैग काम कैसे करता है, जैसे मोबाइल और ये डिश टीवी के रिचार्ज कूपन होते हैं उसी प्रकार
इलेक्ट्रॉनिक टोल के प्रीपेड कूपन आईसीआईसीआई ने निकाले हैं। ब्रांड नेम है उसका फास्टैग और एक प्रकार से ये रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन RIFT टाइप का ये टैग है। आपने खरीद लिया, मान लो 100 रुपए का खरीदा, आपने विंडशील्ड में आप लगा दो, आपकी गाड़ी जैसे जाएगी तो टोल नाके पे ये टैग रीडर उसे पढ़ लेगा, उतना पैसा आपके अकाउंट से कम हो जाएगा, फाटक पुल आप चले गए, राइट। तो लाइक दैट जल्दी जल्दी से आप जा सकते हैं। अदरवाइज नेशनल हाईवे 8 वहां पर मुंबई से दिल्ली तक जाना हो तो 26 टाइम ऐसे टोल प्लाजा रहते, तो सोचो कितना पेट्रोल खड़े रहने में बर्बाद हो जाता। 2010 पे नंदन नीलेकानी कमेटी ने इसकी सिफारिश की थी। 2014 अप्रैल से ये लागू किया गया और नए बनने वाले सभी हाईवे प्रोजेक्ट के लिए कंपलसरी है। अब तक 55 जगहों पे ये लगा दिया गया है, बट एज सच जनता में इसका अवेयरनेस कम है, इस कारण से ज्यादा लोग यूज नहीं कर रहे हैं। हार्डली पूरे दिन में हजारों गाड़ियां जाती हो तो 60 to 80 कार्स आर यूजिंग दिस थिंग, तो अवेयरनेस बढ़ाने की आवश्यकता है। आगे तो टोल रिलेटेड कुछ समस्या देख लिया। अब हाईवे डेवलपमेंट में सर्वे ने यह ऑब्जर्व किया कि ज्यादातर हाईवे डेवलप इस प्रकार से किए कि एक कॉन्ट्रैक्टर को आपने प्रोजेक्ट दिया तो वो करेगा, फिर वो चला जाएगा और इस हाईवे का मेंटेनेंस रिपेयर वर्क वो काम दूसरे कॉन्ट्रैक्टर को दिया जाएगा। अब आप समझो ये सिस्टम खराब क्यों है। पहला कॉन्ट्रैक्टर हमेशा ये सोचेगा कि भाई डेवलप करके मुझे तो वापस पिक्चर में आना नहीं है रिपेयर करने के लिए, तो मैं एकदम घटिया क्वालिटी का आसपास एंड सैंड एंड एवरीथिंग में यूज करूंगा ताकि मेरा प्रॉफिट बढ़ा रहे। तो सर्वे ये बोलता है कि इस प्रकार की लगाम कैसे लगा सकते हैं। कोई बड़ी कंपनी को ही प्रोजेक्ट दिया जाए जो कि डेवलपमेंट मेंटेनेंस दोनों ही उसकी माथे पर जिम्मेदारी हो, तो फिर वो समझ के अच्छी क्वालिटी का ही माल यूज करेगा ताकि मेंटेनेंस में उसका खर्चा ना बढ़ता रहे। ठीक, तो ये हम ट्रांसपोर्ट के अंदर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और उसके रिलेटेड कुछ इश्यू की बात करी। आगे अभी और कि पीपीपी में क्या रिफॉर्म करने हैं, बिल्डिंग में, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस में क्या रिफॉर्म चलते हैं। अब तक की चर्चा का सार हमने देखा। प्राइवेट कंपनियों द्वारा चला जाए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, अराउंड 585 प्रोजेक्ट्स आर स्टॉल्ड। कुल मिला के 60 लाख करोड़ पैसा इसमें अटका हुआ है और ज्यादातर ये मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग और इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड प्रोजेक्ट हैं। तो प्राइवेट वालों की ये समस्या है। पब्लिक मतलब सरकारी कंपनी, सरकारी निगम द्वारा कुल 181 प्रोजेक्ट स्टॉल हो गए और 1.8 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा अटका हुआ है। इनके कौन कौन से? इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरपोर्ट डेवलपमेंट, रोड, शिपिंग, इस प्रकार के प्रोजेक्ट स्टॉल हुए हैं। कारण भी हमने समझ लिए। प्राइवेट वाले क्यों खड्डे में चले गए? क्रेडिट बबल बाय दोस ओवर लेवरेज कंपनी, चादर से ज्यादा पैर पसार लिए थे। आगे चल के पीपीपी कॉन्ट्रैक्ट को रिनेगोशिएट ना कर पाए। इलेक्ट्रिसिटी वगैरह में तो कोल सप्लाई उसकी समस्या रही उनको। एंड ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक स्लो डाउन विद इन इंडिया एंड वर्ल्ड, तो डिमांड कम हो गई तो स्वाभाविक है इनके यूजर चार्जेस भी आ नहीं रहे। प्राइवेट की ये समस्या। पब्लिक सेक्टर वाले प्रोजेक्ट क्यों खड्डे में चले गए? फर्स्ट थिंग इज रेगुलेटरी क्लियरेंस, इनको जल्दी जल्दी। इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री उनका अलग से, रोड मिनिस्ट्री उनका, राज्य सरकार लैंड एक्विजिशन वो कुछ अलग चल रहा है। तो दैट वाज द मेन थिंग कि आपस में ऊपर के मिनिस्ट्री लड़ रहे थे और ऊपर केंद्र और नीचे राज्य सरकारों में मनमुटाव था। सॉल्यूशन इकोनॉमिक सर्वे ने क्या दिया? अब तक जो भी कॉन्ट्रैक्ट खड्डे में चले गए उनको रीनेगोशिएट करने के लिए एक इंडिपेंडेंट पीपीपी रीनेगोशिएशन कमेटी आप बनाइए। एंड सेकंड, जल्दी जल्दी क्लियरेंस हो सके उसके लिए एज ऑफ डूइंग को आप फोकस करिए। और इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस के कुछ सुधार जो हम आगे बात करेंगे। बिडिंग के वक्त अगर सी पोर्ट या एयरपोर्ट डेवलपमेंट करना है तो किस कंपनी को प्रोजेक्ट मिल जाएगा? ऐसी कंपनी को प्रोजेक्ट मिलेगा जो कि यूजर चार्ज में से सरकार को सबसे ज्यादा हिस्सा देने के लिए राजी हो जाती है। लेकिन ऐसे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कस्टमर सर्विस की कोई प्रोविजन वगैरह नहीं होता कि हमारा माल इतनी जल्दी लोडिंग अनलोडिंग हो जाना चाहिए वगैरह। तो मतलब दवाई क्या होनी चाहिए, इस प्रकार की सुविधा के साथ रीनेगोशिएट करो आप। इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट, पर्टिकुलरली ये अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट्स यूएमपीपी, इनकी क्या समस्या हुई? 4000 मेगावाट का हम सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी यूज करके इतना इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे ये वो, बट कर नहीं पाए क्योंकि लोकल कोल सप्लाई कम हो गया। 3 कारण से। एनवायरमेंट क्लियरेंस मिला नहीं, दूसरा साइक्लोन एंड अदर नेचुरल डिजास्टर के चलते ये आंध्र प्रदेश ओडिशा वाले पट्टे में, और तीसरा था लेबर अनरेस्ट हो गया। स्वाभाविक है अगर लोकल कोयला नहीं मिल रहा है तो विदेशी कोयले इंपोर्ट आपने ज्यादा करना पड़ेगा। लेकिन पिछले सालों में फेड टेपरिंग के रूमर के चलते इंडियन रूपी गॉट वीक, वो 63-65 चल रहा था। तो स्वाभाविक है बाहर से कोयला आयात करना पहले से महंगा हो गया। अब ऐसे केस में एंड रिजल्ट जो बिजली बन रही है वो आप सस्ते में बेच नहीं सकते। ये सारी कंपनियां चाहती थी कि हमको भी मंजूरी दी जाए कि हम ऊंचे दाम में इलेक्ट्रिसिटी बेच सके, बट वो कारगर हो नहीं पाए। तो ये इनकी समस्या पावर प्रोजेक्ट, इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट में। दवाई आप क्या कर सकते हो? स्वाभाविक है वापस जब आप पीपीपी कॉन्ट्रैक्ट रीनिगोशिएट करो तो सब कुछ लिंक कर देना चाहिए किसी चीज से कि इलेक्ट्रिसिटी बिल की
दाम पे आप बेच सकते हो, महंगाई, फ्यूल प्राइसेस, एक्सचेंज रेट, ये सारे पैरामीटर के साथ कोई फॉर्मूला लिंक करके आप फ्लेक्सिबल सिस्टम बनाओ। आगे बात, ऐसी कोई इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को बैक एंड में कोयला लेना है और खुद माइनिंग राइट्स खरीदने हैं, तो वो प्रोजेक्ट के लिए रिवर्स बिडिंग मेथड होना चाहिए। इनकी एफिशिएंसी कैपेसिटी पैरामीटर के हिसाब से इनको प्रोजेक्ट देना चाहिए। ये रिवर्स बिडिंग क्या होती है, अभी ब्रेक के बाद कोयल माइनिंग का बात करेंगे तब वो देखेंगे और उससे क्या फायदे होते हैं। एज सच L7P2 पावर पॉइंट में ये माल आपको मिलेगा। नेक्स्ट थिंग, अब तक हमने देखा कि ये ओवर लेवरेज कंपनी आके सारा कॉन्ट्रैक्ट ले गई, तो जब भी आगे आप बिडिंग करवाओ देन यू हैव टू यूज लीस्ट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रेवेन्यू LPVR कॉन्ट्रैक्ट मेथड। ये क्या है, टेक्निकल में जाने की आवश्यकता नहीं। सर्वे ने बोला इस प्रकार की सिस्टम से आप बिडिंग करवाओगे तो ये ओवर लेवरेज कंपनी जो अपॉर्चुनिस्टिक बिडिंग से आ जाती हैं वो लोग नहीं आ पाएंगे इफ यू यूज दिस टाइप ऑफ मेथड। तो मतलब हाँ, एक तो रिवर्स बिडिंग वाली इलेक्ट्रिसिटी के लिए और दूसरा LPVR टाइप के कॉन्ट्रैक्ट करवाने चाहिए। और ये सब प्रिकॉशन लेने के बावजूद भी अगर कोई कंपनी फेल कर जाए तो फिर बैंक्रप्सी को और एग्जिट मैकेनिज्म वो होना चाहिए कि वो चली जाए, बाहर निकल जाए कंपनी और दूसरी कोई हेल्दी कंपनी आके प्रोजेक्ट आगे बढ़ा सके। तो इस प्रकार के कुछ कुछ रिफॉर्म्स लेने की आवश्यकता है। बिडिंग स्टेज पे क्या करना चाहिए, हमने कुछ मुद्दे देखे। अब फाइनेंसिंग स्टेज पे ये सारी कंपनियां पैसा कहां से लेके आएंगी। मैंने बताया कि अब तक वो सारा डेब्ट फाइनेंस में लेके आए, बैंक से, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, शेयर मार्केट वगैरह से। तो स्वाभाविक है ये जो उधारी में है डेब्ट वाला कंपोनेंट, उसको इक्विटी कंपोनेंट में तब्दील करवाने की कोई सुविधा करनी चाहिए। ये कैसे हो सकता है वो याद करो आप, OFCD ऑप्शनली फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर की कुछ समय बाद आपका राइट डेब्ट वाला कंपोनेंट इक्विटी में तब्दील करा सकते हैं। तो सेबी ने ऐसा कुछ प्रपोजल रखा है कि जो कंपनी वायबल है वहां पर उनके बैक एंड जो भी फाइनेंसर है उनको ऐसा कोई दिया जाए। L2P1 में आपको मिल जाएगा और आगे अब करना है नहीं करना है वो तो प्रपोजल चल रहा है। नेक्स्ट थिंग, सर्वे ने बोला इनकी जो उधारी है डेब्ट उसको लॉन्ग टर्म बुलेट बॉन्ड में तब्दील कर दिया जाए। ये बुलेट बॉन्ड क्या चीज है? सामान्य बॉन्ड तो आपको पता होगा, मैंने आपसे 1000 रुपए लिए और बोला है 8% 5 ईयर्स, तो मतलब हर साल में आपको 8% ब्याज दूंगा और फिर प्रिंसिपल मुद्दल आपको मिल जाएगा। बुलेट बॉन्ड में ऐसा होता है कि हर महीने हर साल मुझे ब्याज आपको देना नहीं है। जब उसकी मैच्योरिटी हो जाए लॉन्ग टर्म में, मान लो 20 साल, तो 20 साल बाद एक साथ ही ब्याज और प्रिंसिपल दोनों एक साथ दे देना है। हर साल हर महीने मुझे टेंशन नहीं। अब क्योंकि दीज आर ऑल ओवर लेवरेज एंड स्ट्रेस कंपनीज, तो स्वाभाविक है उनको ब्याज देने के ही, मैंने बताया आपको इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज लेस देन 1, राइट। तो ब्याज देने की औकात नहीं है तो ठीक है बुलेट बॉन्ड में तब्दील कर दो सारी सिस्टम, जब वो रिकवरी में आ जाए तब पैसा कराया जा सके। तो ऐसा भी कोई प्रपोजल करना चाहिए, ऐसा इकोनॉमिक सर्वे ने बोला। थर्ड थिंग, नेशनल हाईवे NHAI के द्वारा मॉनिटर किए जा रहे जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं वहां पर आप बोलिए सरकारी इंश्योरेंस कंपनी, पेंशन कंपनियों को कि वो पैसा लगाए। ऐसा सरकार की तरफ से हो सकता है बिकॉज दे आर द मेजोरिटी शेयर होल्डर्स, राइट। तो ऐसा कुछ करने की आवश्यकता है। एंड बाकी प्राइवेट कंपनियों को फाइनेंस चाहिए तो राइट्स, इनविट्स, म्यूनिसिपल बॉन्ड, IDF, ये सारा कुछ एक्सप्लोर हम कर सकते हैं। आगे जब अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर लेक्चर देखेंगे तो ये सारी बातें करेंगे, ठीक। तो मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस के लिए ये कुछ दवाइयां करनी है, सर्वे बोल के गए। बजट 2015 में क्या प्रोवाइड किया, जेटली ने एक तो बोला नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड NIIF, ऐसा कुछ हम बनाएंगे जिसकी मदद से 20,000 करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रक्चर में जा सके। सेकंड थिंग, रेल रोड इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए टैक्स फ्री बॉन्ड इश्यू किए जाएंगे, जनता पैसा लगाए और कंपनी वगैरह को मिल गया। थर्ड थिंग, शिपिंग पोर्ट्स उनको कंपनी में तब्दील कर देंगे। अब कंपनी में तब्दील करने से क्या फायदा होगा, फिर उसके कुछ शेयर आप बेच सकते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट कर सकते हो और वो प्राइवेट मैनेजमेंट आ जाए और कुछ अप्रूव हो सके, इम्प्रूव हो सके। सेम थिंग, प्राइवेट कंपनी बन गई तो वो अपने कुछ नए शेयर्स और बॉन्ड्स इश्यू कर सकते हैं ताकि फाइनेंस मिल सके। आगे अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट के नाम पे 5 नए अनाउंस किए जिसमें 4000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रति हर एक कंपनी बनाएगी। एंड लास्टली, हेरिटेज साइट के लिए अलग से फंड दिया गया ताकि वो टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर बना सके और फिर उसमें प्रसाद, हृदय, वो सारी बातें अर्बन डेवलपमेंट के साथ हम देखेंगे। अब तक ये जो चर्चा की, इसमें से क्या सवाल निकल सकता है? सजेस्ट द वेज टू रिवैम्प PPP कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क टू एड्रेस द इश्यू ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर स्लोडाउन इन इंडिया। PPP कॉन्ट्रैक्ट और रेगुलेशन में क्या सुधार की आवश्यकता है ताकि ये अपना खड्डे में जो सिस्टम का इंफ्रास्ट्रक्चर वो वापस खड़ा हो सके।
बस अभी तक जो बोला वही लिख देना है कि कॉन्ट्रैक्ट में कैसे रिवैम्प करोगे आप। मान लो इलेक्ट्रिसिटी वाली कोई कंपनी है तो उनके यूजर चार्ज को इन्फ्लेशन, एक्सचेंज रेट, इन सब के साथ आप लिंक कर दो। सेम वे हाईवे वाली कंपनी है तो वो जो भी टोल में, तो इलेक्ट्रॉनिक टोलिंग सिस्टम होना चाहिए, एस्क्रो अकाउंट में पैसा जाए, दोनों को मिलता रहे। कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस, उसके अंदर हमने देखा है दो अलग कंपनियां नहीं, एक ही कॉन्ट्रैक्टर दोनों काम करे। फिर अपॉर्चुनिस्टिक बिडिंग करती है ये ओवर लेवरेज कंपनी, उनको रोकने के लिए LPVR मेथड से बिडिंग करवाया जाए, राइट। एंड लास्टली अपना ये जो फाइनेंस वाला इशू, वहां पर रेगुलेशन में क्या रिफॉर्म की आवश्यकता है, बैंक्रप्सी कोड होना चाहिए, एग्जिट मैकेनिज्म होना चाहिए, और अभी जो खड्डे में गई है तो बुलेट बॉन्ड डेब्ट टू इक्विटी कन्वर्ट करने की कोई सुविधा होनी चाहिए। तो बस इसके आसपास आप चर्चा करो, आराम से 150-200 शब्दों में सेट कर सकते हैं। और अंत में ये कॉन्ट्रैक्ट रीनेगोशिएशन के लिए संस्था तो 3P इंडिया और एक नया इंडिपेंडेंट रीनेगोशिएशन कमिटी बनाया जाइए, ऐसे प्रपोजल चल रहे हैं। ठीक, तो ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में ये रोड वाला इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर क्यों ऐसा सभी प्रकार के क्यों स्टॉल हो गए वो देख लिया। PPP में क्या रिफॉर्म करने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के बिडिंग लेवल पे, फाइनेंस लेवल पे क्या सुधार की आवश्यकता है, ज्यादातर बोलना था वो खत्म हो गया। अभी हम नेक्स्ट पिलर पे आते हैं,